हेलो, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। तो हमारा जो है विलियन चैप्टर चल रहा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्थिरक्वाती मिश्रण क्या है, इनके उदाहरण कौन-कौन से हैं और स्थिरक्वाती मिश्रण के जो है प्रकार कौन-कौन से हैं, इस पे चर्चा हुई थी। तो आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्म। ओके, अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वह विलयनों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे हम विलयनों के बारे में समझते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वह ऐसे गुण होते हैं जो उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। ओके, ऐसे गुण जो विलयन में उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। तो ऐसे जो भी गुण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अणुसंख्यक गुणधर्म। चलो, पेन कापी तैयार है, तैयार कीजिए पेन कापी और मेरे साथ जो है आप भी कंटिन्यू लिखते हुए चलें। ओके, ठीक। चलिए भाई, हेडिंग लगाते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुण या जिनके गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ऐसे गुण जो अणुओं अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं और ना कि उनकी प्रकृति पर। तो जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ऐसे गुणों को क्या कहा जाता है? अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। ऐसे गुणों की, ना कि उनकी प्रकृति पर। ठीक है, तो ऐसे गुण क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है भाई, ठीक। ऐसे जो प्रॉपर्टी होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? अणुसंख्यक गुणधर्म। ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उनकी प्रकृति पर, ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है ना, इसकी संख्या है 50। ठीक, संख्या पे निर्भर करेगा। सोडियम और क्लोराइड, इसकी प्रकृति कैसी है? सोडियम या क्लोरीन, इनकी जो प्रकृति है वो कैसे है, उस पर निर्भर न करके उनकी संख्या पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, 50 अणु पे है, मतलब 50 अणु पे निर्भर। वहीं देखें लिथियम क्लोराइड, तो इसके भी 50 अणु है, तो उनके अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करेगा, ताकि इसके जो अणु है उनकी प्रकृति पर। ओके, संख्या पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर नहीं। ठीक, ओके। तो ऐसे गुणों को क्या कहेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयनों के कुछ गुण, जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, इनमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं ये सारे गुण। अतः ये विलयन की क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक, जैसे
अणुसंख्या गुणधर्म कौन कौन होंगे? पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में क्वथनांक में उन्नयन। ठीक। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। ओके। फिर परासरण दाब। परासरण दाब, ये सारी चीजें जो है, जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन तथा परासरण दाब, ये सारे के सारे जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं। किन पर निर्भर करती हैं? अणुओं की संख्या पर। क्योंकि ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं, अर्थात ये सारे के सारे अणु संख्यक गुणधर्म हैं। अणु संख्यक गुणधर्म। ओके, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अणु संख्या गुणधर्म। समझ में आ रहा है भाई? अणु संख्या गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि सॉरी अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, बल्कि उनकी प्रकृति पर नहीं करते। ऐसे गुणों को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। जैसे समझ सकते हैं, सोडियम क्लोराइड की संख्या 50 है, 50 अणु हैं, तो इसी संख्या पर निर्भर करेगी, इनकी प्रकृति पर नहीं करेगी। यहां पर भी वैसी लिथियम क्लोराइड की प्रकृति पर नहीं करेगी, इनकी संख्या पर निर्भर करेगी उस विलयन का गुण। ओके, तो देखेंगे अणु संख्या गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये सारे के सारे जो हैं, ये टोटली उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्योंकि ये गुण उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ओके, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। हो गया? ठीक। अब हम ये अणु संख्या गुणधर्म जो है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन एवं परासरण दाब, इनको बारी बारी से एक एक करके सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अणु संख्या गुणधर्म कैसे होते हैं। तो आज हम देखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ओके, आज हम बात करेंगे किस पे? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो चलिए सभी हेडिंग लगाइए, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक। पहला अणुसंख्या गुणधर्म, वाष्प दाब में आपेक्षिक
अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक, चलिए, विलायक में ठोस जो होते हैं, अगर किसी विलायक में, है ना, ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलेय का वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ओके, समझ रहे हैं? एक कोई ठोस अवाष्पशील विलेय को जब विलायक में मिलाया जाता है तो उस विलायक का वाष्प दाब में कमी आती है। समझ में आ रहे हैं? ओके, चलो लिखते हैं। विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी आती है। विलायक में अवाष्पशील विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है। ओके, समझ में आ रहा है भाई कि कोई एक विलायक है, उसमें हम मिला रहे हैं ठोस अवाष्पशील विलेय। तो ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का, है ना, जो है विलायक के वाष्प दाब में कमी आनी। ठीक, चलिए, मान लेते हैं यह एक वाष्पशील द्रव है। कैसा द्रव है ये? वाष्पशील द्रव। ठीक, वाष्पशील द्रव है। यह जो है एक वाष्पशील द्रव है। ये अभी जो है शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, यानी कि यहाँ पे विलेय पदार्थ को अभी नहीं मिला है। ओके, ये क्या है? शुद्ध विलायक। ठीक, ये वाष्पशील द्रव है। तो मान लेते हैं, होता क्या है, जो भी होगा उसके सतह से अणुओं का हानि होता है। तो मान लेते हैं ये वाष्पशील विलायक का कण है। ओके, ओके, विलायक के कण है। ये सब क्या है भाई? विलायक के कण, विलायक के कण, ये जो है विलायक के कण है। अब होगा क्या, यहां से इनके कणों का वाष्पन होगा और यहाँ पे वाष्प बनेंगे। क्या बनेंगे? वाष्प बनेंगे। फिर एक समय बाद इन वाष्पों के द्वारा द्रव के सतह पर, विलायक के सतह पर एक दबाव आरोपित किया जाएगा। उस दबाव को हम वाष्प दाब कहते हैं और इसके लिए ये वाष्प दाब है P01। ओके, समझ में आ रहा है? तो इन वाष्पों के द्वारा विलयन, इस विलायक के सतह पर एक दबाव आरोपित किया जाता है, जिस दबाव को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ओके, ठीक, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखते हैं, अब क्या करेंगे। अब इस विलायक में
हम अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाएंगे। ठोस विलेय पदार्थ हम यहाँ मिक्स करेंगे। ठोस विलेय पदार्थ जो होगा वो कैसा होगा? अवाष्पशील होगा, यानी कि उसके कणों का वाष्पन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उसके कणों का वाष्पन नहीं होगा। ठीक है। यहां पे अब हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया है, वो भी ठोस अवस्था में। मान लेते हैं ये जो डार्क डार्क है ये अवाष्पशील विलेय के कण है। ठीक। और बाकी जो नॉर्मल दिख रहे हैं वह इस विलायक के कण। ठीक। अवाष्पशील ठोस विलेय मिलाने पर ये जो विलयन है यह है अवाष्पशील अवाष्पशील ठोस विलेय मिलाने पर, है ना। इस स्थिति में अब होगा क्या? क्योंकि यहां मिलाया गया दूसरा पदार्थ जो अवाष्पशील ठोस है उसका वाष्पन नहीं होगा, तो यहां केवल विलायक के ही कणों का वाष्पन होगा। ठीक। विलायक के कणों का ही वाष्पन होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर सबके सब विलायक के ही कण थे तो वाष्पों की संख्या भी विलायक की ज्यादा थी। अब हम इसी विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाए जिसका वाष्पन नहीं होता है। इसका वाष्पन नहीं होने के चलते अब जो वाष्प बनेंगे वो केवल विलायक के कणों का ही यहां बनेगा और उनकी संख्या भी क्या होगी? कम होगी। ठीक। और ये रहेगा P02। ओके, सॉरी P02 नहीं, पी ही ले लीजिए। P1 ले सकते हैं, उसको P01 लिए, इसको P ले सकते P1। ओके, समझ में आ रहा है? आप देख पा रहे हैं कि जब शुद्ध विलायक था तो इसके वाष्प दाब इसका ज्यादा था। जब विलायक में हमने अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाया तो इसके वाष्पों की संख्या कम हो गई, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक था और अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप इससे कह सकते हैं, इन दोनों को देख के बता सकते हैं कि P01 इज ग्रेटर देन P1। ओके, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। यही हम कहते हैं कि विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जा रही है? कमी आ जा रही है। ठीक। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर P01 क्या है? अधिक है। P01 अधिक है P1 से। ठीक है भाई, P01 जो है अधिक है किससे? P1 से। यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब जो है कम हो जाता है। ठीक है, यहां से आपको समझने वाली बात यह है कि शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी कि विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक। चलिए भाई, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया? समझ में आ रहा है ना? ठीक। चलिए आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अवाष्पशील वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, एक्चुअल में हमारा टॉपिक ही वही था। क्या पढ़ना था यहाँ पे? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक।
तो अब देखते हैं अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम, है ना, क्योंकि ठोसों की विलेयता के लिए राउल्ट का नियम से ही हम समझते हैं किसी ठोस की द्रवों में विलेयता। तो यहाँ पे राउल्ट के नियम को इस पे अप्लाई करके देखते हैं। तो जब हम अवाष्पशील विलेय में राउल्ट का नियम लागू करते हैं तो राउल्ट कहते हैं कि किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, राउल्ट का नियम लागू करते हैं भाई। राउल्ट का नियम किसमें? अवाष्पशील, अवाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, अवाष्पशील विलेय के लिए। ठीक है, किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन, किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का वाष्प दाब, है ना, विलेय के विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं सूत्र को। ऐसे भाग कर दे रहा हूं, इधर उधर लिखते हैं। ठीक, तो P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1, है ना, ये उसका वाष्प दाब है और ये उसका मूल अंश। तो कहता है कि मूल अंश समानुपाती होता है वाष्प दाब, है ना, वाष्प दाब समानुपाती है मूल अंश के। अब जैसे ही हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, है ना, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक के कांस्टेंट का गुणा हो जाता है ना, क्या हो जाता है भाई? के कांस्टेंट का गुणा हो जाता है। ठीक, ओके, क्या हो जाएगा? के कांस्टेंट का जो है गुणा हो जाता है, ऐसे के x1। ठीक, क्लियर है? इस तरीके से के कांस्टेंट का जो है गुणा हो जाएगा। ये जो है कौन है? राउल्ट का नियम है। ठीक, यहाँ पे के कांस्टेंट का इसके साथ गुणा हो जाता है। ठीक, ओके। अब अगर हम देखें, अगर हम इस P1 की बात करें, ये जो P1 दिख रहा है, इस P1 की बात करें तो इस P1 के बराबर होता है P01 X1। ओके, P1 बराबर होता है P01 X1। ठीक, अब इस P1 में हम अगर यहां पे X1 का मान रखें, X1 का मान, चूंकि हम ये जानते हैं कि किसी विलयन के में उपस्थित समस्त मूल अंशों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से अगर हम इस X1 का मान निकालें तो X1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस X2। ओके, क्या हो जाएगा? 1 माइनस X2। वहां से अगर X1 का मान निकालें यहां से तो इस X1 के बराबर हो जाएगा 1 माइनस X2। ये हो जाएगा P01 1 माइनस X2। क्लियर है? यहां तक समझ आ रहा है भाई? ठीक, ये कहां से आया? ये आया कि किसी विलयन में समस्त अणुओं के मोल अंश जो है 1 के बराबर होते हैं। तो यहां से अगर हम X1 का मान निकालें तो हो सकता है 1 माइनस
x2। तो इस वैल्यू को हमने इस x के जगह पर पुट अप किया। क्लियर है? ठीक, इस x के जगह पर हमने क्या किया है, पुट अप किया। क्लियर? ठीक। अब इसको आगे लेके अगर हम चलें, इस वैल्यू से आगे लेके चलें, तो ये हो जाएगा अपने पास P1 इक्वल टू P01 P01 माइनस P01, इसका गुणा इससे, फिर माइनस इसका गुणा इससे, P01 x2। ओके, समझ में आ रहा है? इसका P का गुणा एक बार इससे हुआ तो P01, इस P का गुणा इससे हुआ तो फिर माइनस P0 x2। क्लियर है? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? P0 x। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, समान समान वाले को जो है इस पर पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर नेक्स्ट जब हम पक्षांतरण करेंगे तो इसको लेके हम चले जाते हैं इधर, ये माइनस वाला है तो ये P01 x2, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे P01 है और ये चले जाता है उस पार तो माइनस P1। ठीक है भाई, माइनस P1। यहाँ पे हमने क्या किया है, पक्षांतरण किया है। पक्षांतरण करने पर नहीं समझ आया, इसको उठा के हमने इधर लाया, माइनस चला गया, ये अपने जगह पर है, इसको उठा के उस पार ले गए तो ये माइनस आ गया। ठीक है, ओके भाई, ठीक। अब यहां पर आप देखेंगे P01 जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P01 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P01 बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P01 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और P1 जो है वो विलयन में विलायक का वाष्प दाब। हमने देखा था ना अवाष्पशील विलय मिलाने पर, क्योंकि वहां केवल विलायक का ही वाष्प दाब होता है, जो P1 हमने लिखा था, तो ये P1 क्या है, विलयन में विलायक का वाष्प दाब। विलयन में विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है भाई, ओके। इसको एक बार उधर और लिख देता हूं, आपके पास दिखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं P01 माइनस P1। ओके, P01 माइनस P1 इक्वल टू P01 इंटू x2, P01 इंटू x2। क्लियर है? अब आप यहां पे देखेंगे ये जो दिख रहा है P01 माइनस P है ना, P01 माइनस P, P01 माइनस P1, ये क्या है, ये जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, और ये विलय अवाष्पशील विलय मिलाने के बाद उसका वाष्प दाब हुआ, तो वाष्प दाब में कमी आ जाता है। क्या आ जाता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब। तो वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अवाष्पशील विलय मिलाने के बाद उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक, ओके, यानी कि ये क्या है, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी, यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन। जब थोड़ा परिवर्तन होता है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डेल पी, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ, क्या लिख सकते हैं, डेल पी। तो यहां पे इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, यहां पे P01 माइनस P1, इसके जगह पे लिख सकते हैं डेल P बराबर P01 x2। क्लियर? तो ये जो दिख रहा है ये क्या हो रहा है, वाष्प दाब में कमी। ठीक, और इसको अगर हम पक्षांतरण करें, प्रेशर को एक साइड ही लाएं, तो डेल P अपॉन P01, ठीक, इक्वल टू x2। ये जो हमारे पास आया है डेल P अपॉन P01 इक्वल टू x2, यह जो है
ये जो दिख रहा है डेल P अपॉन P नॉट 1, ये जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। ये क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। और ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हो रहा है? उसके पर मिलाए गए जो अवाष्पशील विलेय है। मतलब जितना आप अवाष्पशील विलेय मिलाओगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उतना ही कम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए क्या हो रहा है? राउल्ट का नियम है कि किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है ना? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक, ओके। तो यहाँ P1, ये P1 जो है, P1 की वैल्यू P01 X1 है। अब यहाँ पे X1 की वैल्यू हम यहां से लेके आते हैं, वो हो जाता है 1 माइनस X2। ठीक, इसके बाद हमने इसके साथ गुणा किया तो हमको मिला P1 इक्वल टू P01 माइनस P01 X2। अब पक्षांतरण कर दे रहे हैं, इनको इधर लाए इनको लाए तो इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे P01 जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, वहीं P1 जो है विलयन में विलायक का वाष्प दाब है। अब P01 माइनस P1 ये जो है क्या है? वाष्प दाब में कमी है। ठीक, अब वाष्प दाब में कमी है मतलब परिवर्तन। जब परिवर्तन होता है तो क्या लिखते हैं? डेल्टा या डेल। तो ये हो गया डेल P इक्वल टू P01 इंटू X2। ओके, अब यहाँ पे इसको पक्षांतरण कर दिए, दाब को एक साइड लाए तो डेल्टा P अपॉन P01, डेल्टा P अपॉन P01 जो है ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। यह किसके बराबर है? X2 मोल फ्रैक्शन सेकेंड, यानी कि जो अवाष्पशील विलेय जो हमने मिलाया उसके मोल अंश। यानी कि आप जितना अवाष्पशील विलेय मिलाते जाओगे उसके वाष्प दाब में अवनमन या कमी उतना ही आते जाएगा। ठीक है, चलिए इसको यहां तक स्क्रीनशॉट करके ले ले, आगे इसको समझा देते हैं। ठीक, ओके, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, चलिए भाई अब इसी को लेके आगे बताते हैं कि लास्ट में क्या हो रहा है। ठीक, तो हमारे पास आया क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या आया है? डेल्टा P अपॉन P01। ओके, यह किसके बराबर है? X2। और ये X2 क्या है ना? X2 क्या है? तो यहाँ पे आप देखते जाइए डेल्टा P है ना, यहाँ पे डेल्टा P या डेल P, डेल्टा P क्या है? यह है वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में कमी, यह क्या है? वाष्प दाब में कमी है। ठीक, और ये P01 जो है यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और X2 जो है ये ठोस अवाष्पशील विलेय का मूल अंश है। X2 जो है ठोस अवाष्पशील विलेय का मूल अंश है। ठोस अवाष्पशील विलेय का मूल अंश है। ओके, इसको शब्दों में लिख के देखते हैं कि विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। क्लियर है? ठीक, अर्थात यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में यही कमी या अवनमन विलेय की कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ना कि उनकी प्रकृति पर। ठीक, यानी कि
अवांछित विलेय जितने ज्यादा मिलाएंगे, जितनी ज्यादा संख्या में मिलाएंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी उतना ही अधिक आएगा। क्योंकि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उनकी प्रकृति पर। इसीलिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। ओके, चलो इसको लिखें। विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। इसके बाद आपको लिखना है ये विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, ठीक है। ओके, अर्थात यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, अर्थात यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है ना। अर्थात यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, ठीक है, कमी आ जाती है। और वाष्प दाब में यह कमी या अवनमन विलेय की कणों की सांद्रता पर निर्भर करता है। वाष्प दाब में यह कमी, इसी कमी को अवनमन कहते हैं। ओके, इसी कमी को क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में यह कमी विलेय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है। विलेय के यह कमी विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि उनकी प्रकृति पर, ठीक है। अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है भाई। विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, अर्थात यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और वाष्प दाब में इसी कमी को अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब में यही कमी विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करता है? संख्या पर निर्भर करता है, ना कि कणों की प्रकृति पर। अतः वाष्प दाब में अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है, ठीक। तो कैसा रहा? समझ में आ गया होगा अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं। तो हमने आज वाष्प दाब में अणु संख्या गुणधर्म किसे कहेंगे? जिसकी प्रकृति अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो आज हमने देखा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन।
आगे हम कंटिन्यू लेके चलेंगे क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन तथा लास्ट में देखेंगे परासरण दाब। ये सारे के सारे अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, उनको हम इस तरीके से सिद्ध करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो हमने बताने की कोशिश की उसे आपने समझा होगा। अगर कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, तब तक देखिए जब तक कि आपको समझना है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले अणुसंख्यक गुणधर्म को आपके सामने समझाने की कोशिश करेंगे और आप भी उसके लिए तैयार रहिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक।